अक्षय कुमार की केसरी 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 3 मिनट के आसपास का ये ट्रेलर है और भाई जब मैंने ये ट्रेलर देखा ना, मैं अंदर से सच बता रही हूं तुम्हें, हिल गई। We are suing the crown for genocide. तुम देखोगे तो तुम भी हिल जाओगे। पता है, मुझे डर था कि कहीं से ज्यादा फिल्मी ना बना दिया जाए, कहीं से थोड़ा हल्का ना रख लिया जाए और कहीं क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ चीजों को दिखाया ही ना जाए या फिर बदल दिया जाए। लेकिन असल में मैं गलत थी। मतलब जिस तरह से जलियांवाला बाग का वो सीन दिखाया गया है ना, मुझे उम्मीद नहीं थी। कटे फटे शरीर, गोलियों से छलनी लोग और भगदड़ में कुचले जाने वाले मासूम बच्चे। मतलब ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई मैं वहीं खड़ी हूं, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है, कानों में जो चीख गूंज रही है। और जब सीन खत्म हुआ तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अंदर से हिल गई हूं, मन भारी हो गया था मेरा। ट्रेलर देखकर एक चीज साफ पता चलती है कि भाई प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। इस तरीके से कटी हुई लाशें दिखाई गई हैं, वो सीन अगर तुमने थोड़ा ध्यान से देखा हो कि टांग अलग से कट जाती है, सच में इसे देखकर तुम्हारी आंखों से आंसू पक्का निकल जाएंगे। और जिस तरीके से नदी में लाशें तैर रही हैं, उससे पता चलता है कि भाई डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया गया है। और ऐसी मूवीज जो हमारी हिस्ट्री को दिखाती है, अगर उसमें डिटेलिंग पर ध्यान ना दिया जाए तो ये कुछ कमाल नहीं कर पाती है। लेकिन ट्रेलर देखकर मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? कि भाई इसमें डिटेलिंग पर भी काम किया गया है और ये कॉन्फिडेंस कि भैया अब होगा अक्षय कुमार का कमबैक। सिकंदर जैसी मूवीज फ्लॉप हो गई तो कोई बात नहीं, बॉलीवुड अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉलीवुड को बचाने केसरी 2 आ चुकी है। भाई अक्षय कुमार जब स्क्रीन पर आते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल का एक मतलब तुम देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि बंदे में कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका है। उनका कैरेक्टर शंकरन नायर का है, जो अकेला ऐसा इंसान है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार पर केस ठोक दिया था। पूरे ट्रेलर में अक्षय उसी जोश और गुस्से को लेकर चलते हैं जो इस कैरेक्टर में चाहिए था। जब वो कोर्ट रूम में घुसते हैं तो उनके चेहरे से ही लगता है कि मामला अब गर्म होने वाला है। जो सीरियसनेस अक्षय कुमार अपने साथ लेकर चल रहे हैं अपने इस कैरेक्टर के साथ, जो उन्होंने पकड़ा है, उसे देखकर पता चलता है कि भाई उन्होंने इस कैरेक्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया है। But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। इस पर बहुत मेहनत की है और एक एक चीज ना तुम्हें उनके एक्सप्रेशन में दिखती है। कहीं पर भी उन्होंने अपना एक्सप्रेशन लूज नहीं किया है। ऊपर से जो उनका कैरेक्टर है वो थोड़ा गुस्से वाला चाहिए था। मतलब अंग्रेजों ने इतने सारे लोगों को मार दिया है, उनके अंदर गुस्सा भरा होना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा बाहर दिखाते नहीं है। वो चीज अक्षय कुमार के कैरेक्टर में मुझे यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर दिख रही है। दिख रहा है कि भाई उन्होंने शंकरन नायर के कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है स्क्रीन पर। Tear gas फेंकी वहां? नहीं। Did you fire shots in the air? इससे पहले अक्षय कुमार ने सरफिरा में भी काम किया है, किसी का कैरेक्टर प्ले किया है, मिशन रानीगंज में भी और केसरी में भी। लेकिन इसमें मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल नजर आया है। इससे पहले मुझे ये पोटेंशियल अक्षय कुमार की किसी भी मूवी में नहीं दिखा है। और जो एंड में डायलॉग बोला है ना, उसे देखकर मुझे लगा कि भाई यार इस बंदे ने क्या कमाल की एक्टिंग की और क्या कमाल का डायलॉग डिलीवर किया है। अगर ये सारी चीजें जो मुझे ट्रेलर में देखने को मिली हैं पूरी मूवी में देखने को मिल गई तो भाई अक्षय कुमार का कमबैक कराने वाली ये मूवी होगी। The empire is shrinking. और फिर अक्षय के बाद जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है आर माधवन। बंदा असली में लॉयर लग रहा है यार। इस कैरेक्टर में इस तरीके से फिट बैठे हैं ना, लग रहा है कि ये बंदा सच में ब्रिटिश सरकार का वकील है। और जब अक्षय और माधवन पहली बार आमने सामने आते हैं तब ऐसा माहौल बन जाता है कि भाई दोनों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन वो किसी बंदूक और तोप वाली बातचीत से कम नहीं है। शंकरन नायर। तेज दिमाग और कानूनी दांवपेच की लड़ाई ये देख करना मुझे मजा आ गया। एक ऐसा सीन आएगा जब तुम इस ट्रेलर को देखोगे तो अक्षय कुमार ना एक लाइन बोलते हैं, 8 महीने के बच्चों के हाथ में कौन सा हथियार देखा है, उनके कड़े। और उस टाइम पर जब आर माधवन चुप हो जाते हैं, उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी, तो पता चलता है कि भाई ये जब सीन तुम थिएटर में देखोगे ना तो तुम साइलेंट हो जाओगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे और तुम्हें वहां पर आर माधवन के चेहरे पर एक नरमी और चालाकी भी दिखती है कि इस बात का कमबैक वो किस तरीके से देंगे। कोर्टरूम ड्रामा में ना ये सारी चीजें बहुत तगड़ी लगती हैं। प्रूफ कहां है?
आर माधवन को इससे पहले हमने शैतान और रॉकेटरी जैसी मूवीज में काम करते हुए देखा है। हमने देखा है कि वो अपने कैरेक्टर्स को जीते हैं और इस कैरेक्टर को देखकर मुझे पता चल रहा है कि बहुत सीरियसली उन्होंने लिया है। और यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार के लॉयर्स लड़ते थे वो उसमें जान फूंक दी है। आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. जब आर माधवन के तुम इस कैरेक्टर को देखोगे ना तो एंड तक तुम्हें उससे नफरत हो जाएगी कि भाई इतने सारे लोग मर गए हैं, उसके बाद ये लॉजिक दे रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो इस बार अक्षय वर्सेस आर माधवन होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और नो डाउट कि हमने बहुत सारी कोर्ट ड्रामा मूवीज देखी हैं। कोर्ट ड्रामा जब भी ऐसी मूवीज आती हैं तो उसमें अगर दो बड़े स्टार आमने सामने हो ना तो भाई चार चांद लग जाते हैं। मैं इसका थिएटर में देखने का इंतजार कर रही हूँ। मूवी में मुझे अब से पहले लॉजिक भी लग रहा है, इमोशन भी लग रहा है और गजब का टेंशन भी लग रहा है। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा पसंद करते हैं तो भाई ये मूवी तुम्हारे लिए है। देखो बॉलीवुड में इससे पहले बहुत सारी तगड़ी कोर्टरूम ड्रामाज आ चुकी हैं। पिंक, मुल्क, जॉली LLB, सेक्शन 375 जबरदस्त है। लेकिन अक्षय वर्सेस माधवन ये कुछ ऐसा फेस ऑफ होने वाला है जो आज तक तुमने नहीं देखा होगा। अब देखो पिंक में अमिताभ बच्चन की धांसू बहस हमें देखने को मिली थी, लेकिन वहां ना मामला थोड़ा पर्सनल था। 3 लड़कियों की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला गया है। मुल्क में भी ऋषि कपूर की मासूमियत और कोर्ट में उनका इमोशनल तूफान था, लेकिन इस मूवी में हर डायलॉग तलवार की तरह होगा। और इनफैक्ट जॉली LLB की बात करूं तो भैया उसमें तो मौज मस्ती टाइप वाला था, लेकिन ये पूरे तरीके से एक सीरियस कोर्टरूम ड्रामा की जंग है। Terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। सेक्शन 375 भी उन्हीं में आती है, लेकिन उसमें कानूनी दांव-पेच काफी ज्यादा थे। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि केस है, पूरा इतिहास पर दाव लगा हुआ है और अक्षय और आर माधवन का एक एक डायलॉग ऐसा लगेगा जिस पर तुम ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाओगे और कहोगे कि भाई आज से पहले इससे जबरदस्त हमने कोर्टरूम ड्रामा नहीं देखा है। गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? ये सारी चीजें ट्रेलर देखकर पता चल रही है कि भाई कोर्टरूम ड्रामा में अक्सर आपको बोरियत फील होने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर डायलॉग इस तरीके से लिखे गए हैं जो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलवा देंगे और तुम्हारी जो पूरी ये जर्नी रही है, जो ये पूरा हमारा इतिहास रहा है जलियांवाला बाग का, जिससे हमें बहुत दुख होता है, हमारे एक इमोशन को छेड़ता है, ये उस इमोशन को वापस से छेड़ेगा। आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. ट्रेलर इतनी सारी चीजें प्रॉमिस मुझे कर रहा है यार। मैं तुम्हें इन सारी बातों के बीच में बताना भूल ही गई कि अनन्या पांडे भी तो है। 1-2 सीन दिखे हैं उनके, मैं ऑलरेडी तुम्हें बोल चुकी हूँ कि भाई वो इस मूवी के लिए थोड़ा खतरा है, बट मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सीरियसली अपने कैरेक्टर को ले रही हैं। कैरेक्टर उनका छोटा रखा गया है, 1-2 ही सीन उनके ट्रेलर में दिखे हैं, 2 डायलॉग होंगे मुश्किल से। अगर मूवी में भी इतना कम रोल दिखे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर रहेगा। नो डाउट ठीक ठाक कर रही है, बट मैं अक्षय वर्सेस आर माधवन को ज्यादा देखना पसंद करूंगी अनन्या पांडे की बजाय। प्रूफ कहाँ है? और इनफैक्ट इन सब के अलावा हमारी स्टार कास्ट के अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब जब जलियांवाला बाग वाला सीन आता है तो कोई तेज आवाज नहीं होती जैसी अक्सर हो जाती है। सिकंदर में कोई भी सीन आएगा तो वहां पर दुड़ुम दुड़ुम की आवाजें डालना शुरू कर देंगे, या फिर कोई भी मसाला मूवी ले लो, ये कोई मसाला मूवी नहीं है। वहां पर पूरा सन्नाटा छा गया है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया गया है, लोगों की चीखें, इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है यार। और जब कोर्ट रूम में बहस चल रही होती है तब भी म्यूजिक को ओवर ड्रामेटिक नहीं किया जाता है। जो कहा जा रहा है, बड़ी चीज ये है कि उस पर असर जा रहा है, उस पर मेरा दिमाग जा रहा है। डायरेक्टर करण सिंह त्यागी का जबरदस्त काम मुझे अभी तक लग रहा है। मुझे थोड़ा कम भरोसा था, बट ये अब भरोसा और मेरी एक्सपेक्टेशंस को हाई कर रहे हैं। उन्होंने मूवी को ड्रामेबाजी से बचाए रखने की बजाय असली कहानी पर फोकस किया है। कैमरा एंगल भी ऐसे हैं जिससे तुम्हें लगेगा कि आप खुद कोर्ट रूम में बैठे हो। तो अब लास्ट में असली सवाल ये कि क्या ये मूवी देखने लायक है? अगर तगड़ा कोर्टरूम ड्रामा देखना पसंद करते हो तो तुम्हें 18 अप्रैल को ये जरूर देखनी चाहिए। गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? और अगर अक्षय कुमार का कमबैक होते हुए देखना चाहते हो तो भी देखो। दमदार परफॉर्मेंस देखनी है आर माधवन की तो भी इसे देखने जाओ। जलियांवाला बाग की असली कहानी जाननी है जो आज तक तुमने शायद सिर्फ किताबों में पढ़ी होगी, वो तुम 18 अप्रैल को थिएटर में एक्सपीरियंस कर सकते हो। मुझे लगता है कि केसरी 2 हमें एक जबरदस्त एक्सपीरियंस देने वाली है और बॉलीवुड को बचाने वाली है सिकंदर जैसी मूवी से। तुम्हारा इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आई नो कि मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और तुम्हें भी लग रहा हो क्योंकि मैंने डिटेलिंग में पूरा रिव्यू दिया है तुम्हें। तो भाई सच में ये है जिस चीज की तारीफ करनी चाहिए, सुहानी उस चीज की तारीफ भी करती है।
मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना। केसरी 2 से जुड़ी हर अपडेट, अक्षय कुमार से जुड़ी इस मूवी से हर चीज तुम्हें यहाँ पर मिलने वाली है।